संत कबीरदास के एक प्रसिद्ध दोहा गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए। ये जो दोहा है, ये जो पंक्ति है, गुरु की महिमा को दर्शाता है, गुरु की महिमा का बखान करता है। और इस पंक्ति का जो अर्थ है वो है कि अगर गुरु और ईश्वर एक साथ सामने खड़े रहते हैं, खड़े होते हैं, तो सबसे पहले गुरु के चरणों में सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं श्रीराम ढाली, आप देख रहे हैं बस्तर टाइम। आज शिक्षक दिवस है। आज इस खास मौके पर मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं, एक ऐसे शख्सियत के बारे में जानने जा रहा हूं, इस दिवस के बारे में जानने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने जीवन काल के अधिक से ज्यादा समय शिक्षा के क्षेत्र में व्यतीत किए हैं और अपने शिक्षा, बुद्धि, अनुभव के बल पर कई विद्यार्थियों के जीवन में उजाला लाए हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है आज की इस खास कार्यक्रम में रिटायर्ड प्रोफेसर श्री श्यामानंद डेहिया सर। सर, आपका आज की इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। शिक्षक दिवस आपके लिए जीवन में प्रेरणा का काम करते रहे, यही मेरी आशा है। सर, आपने अपने जीवन काल में अपनी एक लंबे समय आपने शिक्षा के क्षेत्र में बिताए हैं और ये जो यात्रा रही है, आज इस यात्रा के बारे में आपकी इस अनुभव के बारे में हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है सर आपसे कि आपने जो अपने जीवन का, अपने शैक्षणिक जीवन का एक लंबा समय शिक्षा के क्षेत्र में दिए हैं, बिताए हैं, तो आपकी ये यात्रा कब और कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले मैं फिर से आप सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिनके माध्यम से मैंने जो भी सीखा है, उन सभी गुरुओं को मैं सादर नमन करते हुए आज की बात में प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, मैं मूलतः मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा का रहने वाला हूं और मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता हूं जिसमें शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं थी। मेरी प्राथमिक शिक्षा शासकीय स्कूल में हुई। वहाँ पर हम जो पढ़े हैं, जो सीखे हैं, वो श्रमदान से लेकर सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा है, किया है। और वहाँ के जो हमारे बहुत अच्छे शिक्षक थे, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, मैं आज भी उनको स्मरण करता हूँ और आज शिक्षक दिवस पर उन्हें नमन करता हूँ। अगली जो पढ़ाई मेरी रही वो मिशनरी स्कूलों में रही है और मैं मिशन स्कूल से पढ़कर फिर छिंदवाड़ा में डीडीसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर शासकीय कॉलेज से मैंने हिंदी में पीजी किया। हिंदी में पीजी करने का भी एक बड़ा रोचक वृत्तांत है। जब हम लोग बीए में थे, मेरे कुछ साथी लोग निरंतर बहुत अच्छी कविताएं और बहुत अच्छे लेख लिख रहे थे। मेरी भी थोड़ी रुचि उसमें जागृत हुई। बाकी मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था कि मैं आने वाले समय में कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में जाऊंगा, ये मुझे उस समय तक पता नहीं था। पर एक प्रेरणा थी कि कुछ लिखना चाहिए। उन दिनों हम लोग बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे लेख लिखा करते थे। मित्रों, उसी ऊहापोह में मेरे साथियों के द्वारा ये कहा गया कि अब हमने बीए कर लिया है, अब एमए हम हिंदी में करेंगे क्योंकि हमें आगे साहित्य सेवा करना है। फिर मैंने एमए हिंदी किया। उसमें मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा आ गया था और फिर जब हमने अप्लाई किया तो उस समय मेरा सहायक प्राध्यापक हिंदी के रूप में शासकीय महाविद्यालय दुर्ग में चयन हुआ। मेरी पहली नियुक्ति शासकीय साइंस कॉलेज दुर्ग में हुई। मैंने वहाँ कुछ समय बिताया और उसके बाद मैं भानु प्रतापपुर जिला कांकेर में पदस्थ हुआ। तब से मैं सेवानिवृत्ति तक इसी महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देते रहा। जी सर जी, और एक प्रश्न यहाँ है कि आपने जो ये लंबी यात्रा अपने शिक्षा के क्षेत्र में बिताए हैं, तो आपने शिक्षक बनना है, ये विचार कब आई और क्यों आई? ऐसा कोई घटना है
ऐसा कोई व्यक्ति जिससे प्रेरित होकर आप शिक्षक बनेंगे, ऐसा सोच आई आपकी, ऐसा कोई घटना है? मेरे शिक्षक बहुत अच्छे थे, मैं विद्यार्थी भी बहुत अच्छा था। आज मैं स्वर्गीय श्री कमलेश सर जी को और श्री आदरणीय श्री राम निवारिया जी को स्मरण करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि आपको महाविद्यालयीन सेवा में जाना चाहिए। मुझे उनसे प्रेरणा मिली और मैंने निरंतर प्रयास किया और मैं अभी भी डॉक्टर श्री राम निवारिया जी के संपर्क में हूँ। आज भी कुछ ज़रूरतें पड़ती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो मैं उनसे चर्चा करता हूँ और मार्गदर्शन लेता हूँ। उन्होंने भी बीआरएस ले लिया है और इटारसी में पदस्थ हैं। उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे शिक्षकीय कार्य में जाना चाहिए। हाँ सर, और एक बात है कि आज जो ऑनलाइन शिक्षा का चलन है, अक्सर हम देखते हैं हर स्कूल कॉलेज की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा जो हो रही है, तो आज ऑनलाइन शिक्षा को आप जो परंपरागत क्लास की जो शिक्षा है, इसमें कितना अंतर देखते हैं आपको? जब पुराने जमाने में, पुराने समय में जो हमारी गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी, उसमें गुरु बहुत सारी चीजें नहीं बताया करते थे, बल्कि अपने चरित्र के माध्यम से उनको प्रदर्शित करते थे और विद्यार्थी उनको सीखते थे। समय बदलते गया और अब क्लासरूम में पढ़ाई होना शुरू हुआ। जब क्लासरूम में पढ़ाई हुई तो उसका सबसे बड़ा फायदा मुझे यह महसूस हुआ कि क्लास में आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। शिक्षक जब पढ़ाता है तो वह एक एक विद्यार्थियों के चेहरे को रीड करता है, पढ़ता है कि कौन उसकी बताई हुई बातों को ध्यान से सुन रहा है या कौन उनको अनसुना कर रहा है। तो उसकी नजरों में विद्यार्थियों के प्रति एक भावना, एक सोच बनती है। जो नहीं सीख पा रहे हैं या जो नहीं समझ पा रहे हैं, उन पर वह अपना ध्यान केंद्रित करता है और उनको पढ़ाई के लिए अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, पढ़ाई पर ध्यान दिलाने का प्रयास करता है। ऑनलाइन शिक्षा में ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं। भावनात्मक जुड़ाव जो होना चाहिए था विद्यार्थी के साथ, वो नहीं हो पा रहा है। मेरा ऐसा मानना है, शिक्षा नीति में विद्यार्थी का और टीचर का, शिक्षक का एक बिल्कुल जीवंत संपर्क होना चाहिए। जीवंत संपर्क इसलिए, शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक आधारित ना हो, क्लासरूम तक आधारित ना हो, बल्कि छात्र के जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, पारिवारिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि उनको वह भरसक दूर करने का प्रयास करे। विद्यार्थी यदि किसी प्रकार की समस्या में उलझा हुआ है तो उसका सहयोग करे और उन समस्याओं से उसे निजात दिलाए। ये शिक्षा में होना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा आज की परिस्थिति के हिसाब से ठीक है, पर मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता। जी सर, आपने सही कहा है सर। सर, एक और आज देखा जाता है कि बच्चों में शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर एक तनाव बहुत देखा जाता है कि कई बार हमको अखबार में, टीवी में पढ़ने, सुनने, देखने को मिलता है कि बच्चे इस कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये जो एक तनाव का जो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा समस्या देखने को मिलता है, आप एक शिक्षक होने के नाते अपने शैक्षणिक जीवन के दौरान आप इस समस्या से कैसे सामना किए? मैं जब पढ़ा करता था उन जमाने में, अगर कोई विद्यार्थी 11वीं बोर्ड हुआ करता था, 11वीं में अगर पास हो जाता था तो आसपास के 10 गांव में उसकी चर्चा होती थी कि अमुक का बेटा गणित विषय में फर्स्ट डिवीजन पास हो गया है। ये उस समय बड़ी चर्चा का विषय बनता था और फर्स्ट डिवीजन के लिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि मात्र हमें 60% नंबर की आवश्यकता होती है। तो उस समय ये जो प्रतिद्वंदिता थी, जो आगे बढ़ने की, जो पढ़ाई के प्रति जो प्रेशर हुआ करता था, वो नहीं था। हम उतना भी खेलते थे, उतनी ही पढ़ाई करते थे। हाँ, ये जरूर है कि जो आज जितने विद्यार्थियों का जो परसेंटेज आ रहा है, उतना परसेंट हम लोग नहीं ला पाते थे। उसके बहुत सारे कारण थे। किताबें का अभाव था, शिक्षक ने जो पढ़ा दिया बस उतना ही हम लोग मान के चलते थे। अतिरिक्त ज्ञान हमें मिलना बहुत मुश्किल होता था, फिर भी हम संतुष्ट थे और वो समय की पढ़ाई अच्छी थी। बच्चों में आजकल जो डिप्रेशन की बात आ रही है, अवसाद की जो बात आ रही है, उसमें यह है कि माता पिता का, परिवार का, समाज का कुछ ऐसा प्रेशर है कि आपको ये करना ही है, आपको इतना परसेंट लाना ही है, आपको उससे आगे जाना ही है। ये बच्चे को अवसाद में लेकर जाता है, डिप्रेशन में लेकर जाता है, और जिसके कारण विद्यार्थी बहुत सारी
गलत हरकतें करते हैं, अपने जीवन के प्रति गलत निर्णय ले लेते हैं, जो कि अनुचित है। मैं आज भी शिक्षा को प्रेशर या इस तरह का जो डिप्रेशन में ले जाने वाली शिक्षा को मैं अच्छा नहीं मानता। विद्यार्थी को अपने मन से पढ़ना चाहिए और जो उसका रिजल्ट है, और अगर वो फेल भी हो जाता है तो ये परीक्षा में फेल हुआ है, जीवन में फेल नहीं हुआ है, उसे फिर से प्रयास करना चाहिए। उसके लिए माता पिता उसका सहयोग करें ताकि वह फिर अगली बार बहुत अच्छे से प्रयास करे और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि माता पिता इसके लिए, परिवार इसके लिए बच्चे को समर्थन दे, उसका सपोर्ट करे और उसको अगर किसी प्रकार की दबाव में ना लाए। ये मेरी ऐसा मानना है। जी सर। सर एक और बात है कि आज शिक्षा में तकनीक का जो उपयोग बहुत ज्यादातर देखा जाता है कि तकनीक का उपयोग हो रहा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? पहले के जमाने में जब हम लोग पढ़ाया करते थे, तो बहुत स्पष्ट हमारा जो शिक्षा नीति थी, जो शिक्षा बताने की जो बातें थी, क्लासरूम से बाहर भी हम लोग विद्यार्थियों से चर्चा करते थे। पर अब ये जो आज के समय में जो तकनीकी आ गई है, ये मेरे ख्याल से टीचर और क्लासरूम और विद्यार्थी सबको अलग-अलग कर देगा। जब आज कोई भी प्रश्न यदि आप चैट जीपीटी से पूछते हैं या एआई से पूछते हैं, तो सारे के सारे जवाब, हर प्रश्नों के जवाब आपको इस तकनीकी के माध्यम से मिल जा रहे हैं। तो इन सब चीजों का जो नुकसान हुआ है कि जो हमारा शिक्षक है, जो हम हैं, वो अब इस तकनीक से भी लैस होगा, तभी जाकर वह अपनी शिक्षा को पढ़ाने का जो है वह अच्छे से उसको कर पाएगा। अन्यथा विद्यार्थियों का क्लासरूम से और शिक्षक से जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, मुझे लगता है कि वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। परंतु ये जो टेक्निक है, विद्यार्थी को सीखने समझने के लिए ठीक है, अच्छी बात है, सीखना चाहिए। परंतु क्लासरूम का जो महत्व है उसे भी कम नहीं होना चाहिए। शिक्षकों से मेरा बहुत अनुरोध है कि अब आपको भी अपना जो पढ़ाने का जो रवैया है, जो रीति है, उसको चेंज करना पड़ेगा और आपको अपडेट होना पड़ेगा। इन्हीं सब, आपको विद्यार्थी से ज्यादा सीखना समझना है, तब जाकर आप अपना जो पढ़ाई का जो तरीका है वह आप अच्छे से कर पाएंगे। अन्यथा बहुत ये जो एआई है या जो चैट जीपीटी है, ये बहुत सारी चीजों को समाप्त करने की कोशिश करेगा। कभी कभी इस बात से भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि क्लासरूम और पढ़ाई और शिक्षा ये सब हमसे अलग हो जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक समस्या भी उत्पन्न कर सकती है। तो सर हम अंतिम पड़ाव की और इस कार्यक्रम की, तो मैं एक दो बातें और आपसे जानना चाहूंगा कि आज के नई पीढ़ी के जो शिक्षक है, उन्हें आप आज के दिन जो शिक्षक दिवस आज है, इस दिवस के उपलक्ष्य पर नई पीढ़ी के शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जब पहली बार क्लास लेने गया था तो मुझे एमए की क्लास मिली। मैंने, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि पढ़ना और पढ़ाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो सकते हैं, पर पढ़ाई में या जब हम टीचिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी कमी रह जाती है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, पर उनकी जो बोलने की क्षमता है, बताने की क्षमता है, समझाने की क्षमता है, वो लाजवाब होती है। दोनों में ये चीजें देखने को मिलती है। पर जो अभी जो स्थिति बन रही है, जो शिक्षक अब आ रहे हैं, अब तो कंप्यूटराइज्ड वाली परीक्षा भी वो लोग जान रहे हैं, परीक्षा के बारे में, कंप्यूटर के बारे में और एआई के बारे में और चैट जीपीटी के बारे में। उनको अपडेट होना पड़ेगा, नई तकनीक से आपको लैस होना पड़ेगा और हमारी जो शिक्षा है, पढ़ाने की जो पद्धति है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और इतना क्लास को इतना सहज और सरल बनाना पड़ेगा कि विद्यार्थी चैट जीपीटी या एआई का इस्तेमाल ना करके बल्कि आपकी बात को सुने। या आपको ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, आपकी जिम्मेदारी अब ज्यादा बन रही है इस तकनीकी के दौर में। जी सही बात है सर। सर अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि आज आप जो युवा वर्ग है, खास करके विद्यार्थी वर्ग है, विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिवस की? बहुत प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, मैंने 2-3 बातें पहले भी कही है, आज भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि आपको पढ़ाई को बोझ समझकर नहीं करना है, पढ़ाई को एंजॉय करना है। किताबों की ओर आपको वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सारी चीजें मोबाइल में आ गई हैं।
आपको कोई भी चीज जानकारी चाहिए, नोट्स चाहिए तो मोबाइल से, कंप्यूटर से आपको मिल जाता है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि आपको फिर से किताबों की ओर लौटना पड़ेगा, क्लास की ओर लौटना पड़ेगा, लाइब्रेरी की ओर जाना पड़ेगा और परीक्षा को एंजॉय कीजिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। अवसाद मत लीजिए, पढ़ाई में प्रतियोगिता मत रखिए। हर किसी की बुद्धि बराबर नहीं होती, हर किसी का लक्ष्य पूरा नहीं होता। मेरा इतना मानना है कि आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और इसका जो तनाव है परीक्षा का और पढ़ाई का तनाव आपको नहीं होना चाहिए। आज इस शिक्षा नीति में जो अभी नई शिक्षा नीति चल रही है उसमें जो अच्छी बात देखने को आ रही है वो है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में आपको परीक्षा देने के 2 अवसर मिलते हैं और इसमें यदि पहले में कुछ गलती हो गई होगी तो आपको दोबारा अच्छा अवसर मिलेगा। आप उसमें अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। आज की स्थिति में ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से संभव है और आप कर सकते हैं। तो मेरा केवल आप लोगों से इतना अनुरोध है कि आप पढ़ाई कीजिए और देखिए शिक्षा, पढ़ाई को नौकरी का बेस मत बनाइए। आप ये मत कहिए कि मैं अगर पढ़ लिया हूं तो मुझे शासकीय नौकरी ही चाहिए। पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग को विकसित करना और सक्रिय करना। शासकीय नौकरी हर किसी को नहीं मिलेगी, पर आप यदि आपका दिमाग विकसित हो गया है, आपकी समझ सक्रिय हो गई है, आप समझने लगे हैं, तो व्यवसाय के बहुत सारे अवसर हैं जहां न केवल आप सिर्फ काम कर सकते हैं बल्कि कई लोगों को आप अपने साथ में जोड़कर रखकर उस काम को अंजाम दे सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रगति कर सकते हैं। तो शिक्षा को केवल नौकरी के हिसाब से मत लीजिएगा। आपके पास बहुत अवसर है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको पढ़ना जरूरी है, ज्ञान के लिए पढ़ना जरूरी है, समझ के लिए पढ़ना जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए अवसाद से बचें, परीक्षा का प्रेशर ना लें और बहुत परीक्षा को, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। जी, तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड प्रोफेसर श्री श्यामानंद डेरिया सर, जिन्होंने अपने शैक्षणिक जीवन के अनुभव को आप सभी के समक्ष, आप सभी को बताए हैं, हम सभी को बताए हैं। तो इनके जुबानी से हमें बहुत सारी चीजें आज जानने को मिला है, सीखने को मिला है। तो सर को पुनः, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी कीमती समय निकालकर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किए, तो इसलिए आपको पुनः हम शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मैं फिर से मेरे सभी विद्यार्थियों को, शिक्षकों को इस अवसर पर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हमारे शिक्षक प्रेरणा स्वरूप बात लेंगे और हमारे जितने भी पुरानी जो परंपराएं रही हैं उनका पालन करेंगे और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक जीवंत संपर्क कायम करेंगे। ये जो गुण अगर टीचर में आता है तो शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में, जब तक विद्यार्थी का जीवन रहता है तब तक शिक्षक उसके मन में जिंदा रहता है, मेरा ऐसा मानना है। इस अवसर पर मुझे इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, मुझसे बात करने को मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और शिक्षक दिवस की फिर से बहुत बहुत आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सभी दर्शकों को भी हमारे बस्ता टाइम्स की ओर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही कार्यक्रम, ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए हमारे बस्ता टाइम्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।